स्वागत है बच्चों, हमेशा की तरह आपका अपनी सामाजिक विज्ञान क्लास में। आज क्लास 9th में इतिहास विषय के अंतर्गत लेसन 4 वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद के महत्वपूर्ण बिंदु और प्रश्नों को लेकर आज फिर आपके सामने उपस्थित हैं। तो आइए शुरू करते हैं लेसन वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। जैसा कि नाम से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, वन्य समाज का तात्पर्य क्या है और इसके साथ में जुड़ा हुआ है उपनिवेशवाद। वन्य समाज वनों में रहने वाले सभी प्रकार के जीवों और पेड़ पौधों और उनमें रहने वाले प्राणी समुदाय जो होता है वह पूरा वन्य समाज कहलाता है। आपने देखा कि अधिकतर जो पर्वतों पर, पहाड़ों पर जो समाज मनुष्यों का समाज रहता है वह पूर्णतया उन्हीं पर डिपेंड होते हैं अपने जीविका के लिए, अपने खान पान के लिए और अपने व्यवसाय के लिए। तो ये क्या कहलाता है? वन्य समाज। और इसके साथ में एक शब्द आप देख रहे हैं, उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का अर्थ क्या है? किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी कमज़ोर किंतु प्राकृतिक साधनों से भरे या परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करना, तो यह है उपनिवेशवाद। आज हम इसी लेसन को लेकर के आपके समक्ष कुछ जो प्रश्न हैं इनको आपके सामने रखेंगे बच्चों। तो और ये भी देखेंगे कि हमारे लिए वनों का विकास क्यों आवश्यक है, क्यों हम पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए और इनके नियमन का, इनके खेती पर वनों का क्या प्रभाव पड़ा है, हमारे जनजीवन पर वनों का क्या प्रभाव है, और इसके अलावा वन विद्रोह क्यों हुआ। तो इन सब जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वे सब आपके इसी लेसन में हैं। वनों को क्यों बचाना चाहिए, इनके की क्या महत्ता है, और नकदी फसल क्या है, बागान क्या है, ये सभी बिंदु आपके इस लेसन में है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और महत्वपूर्ण लेसन है। तो शुरू करते हैं। वन विनाश से आप क्या समझते हैं? वन और विनाश, वनों का विनाश जो होता है वह वन विनाश है। फिर भी आपसे पूछा गया है कि आप इसे क्या समझते हैं? भारत में वन विनाश के कारण क्या हैं? तो बहुत ही देखिए बिल्कुल साधारण सा प्रश्न है, लेकिन समझने और इसको जो है आगे अपने विचारों में लाने के लिए, इसको वनों की महत्ता को समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप इसको दिल से समझें और बिल्कुल मन से इस बात को बैठा लें कि वन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, हमें अपने जीवन यापन के लिए, भावी पीढ़ी के बचाने के लिए। तो देखिए, बढ़ती आबादी और खाद्य पदार्थों की मांग के कारण इसमें पेड़ों को काटा जाता है या काटा जा रहा है अपने स्वार्थवश। रेलवे लाइनों का विस्तार और रेल लकड़ियों का उपयोग करने के लिए, यूरोप में चाय, कॉफ़ी, रबड़ की मांग पूरा करने के लिए प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया ताकि इसका बागान बनाया जा सके। वैज्ञानिक वानिकी से आप क्या समझते हैं? वैज्ञानिक वानिकी क्या है? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये क्या है भाई? ये इसका जो बच्चों लिखा हुआ है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वन से संबंधित विषयों पर एक शिक्षा पद्धति है, विकसित की गई है, जिसे वैज्ञानिक वानिकी कहा गया है, जिसमें पुराने पेड़ काटकर उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस वानिकी के अंतर्गत, वैज्ञानिक वानिकी के अंदर जितने पेड़ काटे उनकी जगह दूसरे पौधरोपण कर दिए जाते हैं, जिससे कि हमारा ये इकोसिस्टम बना रहता है, हमारा प्रकृति का संतुलन बना रहता है। तो ये है वैज्ञानिक वानिकी। 1878 के वन अधिनियम में जंगल की किन 3 श्रेणियों में बांटा गया? तो जंगल के जो 3 श्रेणियाँ थी, कैटेगरी थी, वे थे, पहला है आरक्षित वन, दूसरा है सुरक्षित वन और तीसरा है ग्रामीण वन। ये 3 प्रकार के वन हैं जो कि इनको बांटा गया है। और मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जो आरक्षित वन है इनका प्रतिशत है, जो क्षेत्रफल है हमारे देश में 54.4 है। और सुरक्षित वन जो है, ये भी जो प्रकार कैटेगरी है वनों की,
सुरक्षित वनों का क्षेत्रफल है 29.2% और ग्रामीण वन है जो अवर्गीकृत वन है ये है 16.4%। उसके बाद किस प्रकार की वन को आरक्षित वन कहा जाता है। अब तीनों के बारे में अलग अलग जानकारी भी होना आवश्यक है कि आरक्षित वन क्या है। सबसे अच्छे वनों को आरक्षित वन कहा जाता है। वन के अधीन क्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता क्या आवश्यकता है, इसको दो कारण बताइए। भारत में वन के अधीन क्षेत्र वैज्ञानिक मांगों से काफ़ी कम है। यह क्षेत्रफल जो है 19.3% है, जबकि कुल भूमि का 33.3% होना चाहिए। आप देख रहे हैं बढ़ती जनसंख्या के कारण पेड़ पौधे काटे जाते हैं आवश्यकता पूर्ति के लिए, तो वनों का जो क्षेत्रफल है वह लगातार कम हो रहा है, जबकि होना चाहिए इसका जो एवरेज है कितना होना चाहिए 33.3%। अतः हमें वनों के अधीन क्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता है और क्षेत्र बच्चों तभी बढ़ेगा जब हम पेड़ पौधे लगाएंगे। पारिस्थितिक तंत्र के बनाए रखने के लिए हमें वनों के अधीन क्षेत्र बनाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि यह हवा के प्रदूषण को कम करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कम करने में वन हमारी सहायता करते हैं। ये वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जो भूमंडल का तापमान बढ़ रहा है, इस तापमान को कम करने के लिए पेड़ पौधे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे? क्योंकि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारे पेड़ पौधों के द्वारा जो अवशोषित की जाती है वो कहाँ से आती है कार्बन डाइऑक्साइड, वे कल कारखानों के धुआं के द्वारा जितना पोल्यूशन है और हम सांस के द्वारा जो बाहर गैस निकालते हैं वह क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो पेड़ पौधे अगर हैं तो इनकी मात्रा कम होती रहती है और अगर नहीं है, कम हो रहे हैं, तो ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीकरण का जो तापन है, जो विश्व का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसको कम करने में हमारी सहायता करते हैं। वन जीवों को प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। जो जंगलों में जीव रहते हैं उनको आवास प्रदान करते हैं। और इसके अलावा वनों का वर्षा लाने में, ये वर्ष लिखा है, आप इसको वर्षा पढ़ेंगे। वनों का वर्षा लाने में बहुत बड़ा हाथ होता है। जल कणों को वर्षा की बूंदों में परिवर्तित करते हैं। वन मृदा का संरक्षण करते हैं और मृदा के पानी के साथ बहने से रोकते हैं। मृदा माने मिट्टी, संरक्षण माने उसको सुरक्षित रखते हैं। वन कैसे मिट्टी को सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ें जो हैं मिट्टी को जकड़ कर रखती हैं और वर्षा का जल जो है इसको अपरदित करने में या इरोजन करने में सक्षम नहीं हो पाता। इस प्रकार से पेड़ पौधे हमारी मिट्टी को भी सुरक्षित रखते हैं। भस्म कर भोगों की नीति क्या थी? देखिए ये नया शब्द है, आपको देखना है कि यह नीति क्या थी, इसके अंतर्गत क्या है। जावा पर जापानियों के कब्जे से पहले डचों ने, जो डच लोग थे, भस्म कर भोगो नीति अपनी जिसके तरह आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों में आग लगा दी, जिससे जापानियों के हाथ ना लग पाए। वन ग्राम से आप क्या समझते हैं? आरक्षित वनों में वन विभाग द्वारा किए गए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त करने के शर्त पर इस काम करने वाले के वनों में रहने दिया गया, जिसे वन ग्राम कहा गया। ये वनों को आग से रक्षा करते थे। कृषि में वन विनाश को किस प्रकार से प्रभावित किया? अब कृषि में देखिए कैसे प्रभावित हुआ। कृषि ने वन विनाश को किस प्रकार प्रभावित किया? आबादी बढ़ने से, खाद्य पदार्थों की मांग में वृद्धि से वनों को काट कर कृषि कार्य करने लगा। जाहिर सी बात है, जनसंख्या बढ़ेगी तो हर प्रकार की मांग भी बढ़ेगी, खाने की आपूर्ति बढ़ानी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या किया लोगों ने, जो वन थे, जो जंगल थे, उनको काट दिया, काट करके खेत बनाए, जिससे वनों का क्षेत्रफल कम होता गया। और औपनिवेशिक काल में खेती में बेतहाशा वृद्धि हुई। जंगल काटकर चाय, कॉफ़ी और रबड़ के बागान लगाए गए। रेलवे ने वन विनाश को कैसे प्रभावित किया? अब रेलवे जो है विभाग ने, इसने वनों को कैसे प्रभावित किया, कैसे नुकसान पहुंचाया पेड़ पौधों को? जहां रेलवे लाइनें बिछाई गई वहां वनों का सफाया कर दिया।
रेल लाइनों का प्रसार या विस्तार किया गया। रेलवे के स्लीपरों के लिए प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पेड़ काटे गए। और अगला प्रश्न है, उपनिवेशों में वन्य प्रबंधन, ये वन्य नहीं है वन है, यानी वन प्रबंधन में परिवर्तन ने लोगों के जीवन में लकड़ी की नई मांग पैदा कर दी। और वन्य प्रबंधन में परिवर्तन में किस प्रकार से लोगों को प्रभावित किया। औपनिवेशिक काल में वन्य प्रबंधन में परिवर्तन ने लोगों को के जीवन में लकड़ी को निम्न प्रकार से प्रभावित किया। और ये इसका प्रश्न आगे है, ये बड़ा प्रश्न है। इसके बाद हम अगला देखते हैं, औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आए परिवर्तनों में इन समूह को कैसे प्रभावित किया। झूम खेती करने वालों को प्रभावित किया, घुमंतू और चरवाहा समुदायों को, लकड़ी और वन उत्पाद का व्यापार करने वाली कंपनियों को, बागान मालिकों को और शिकार खेलने वाले राजाओं और अंग्रेज अफसरों को। इस प्रकार से औपनिवेशिक काल में वन प्रबंधन में आए परिवर्तनों को प्रभावित किया। उसके बाद है, झूम खेती करने वालों को वन प्रबंधन ने किस प्रकार से प्रभावित किया। झूम खेती का तात्पर्य है एक स्थान में खेती करके उसको छोड़ करके आगे जो भूभाग है वहाँ पर खेती करना। या आप इसे विस्तार से अभी देखेंगे कि झूम खेती का तात्पर्य है जंगलों में जो आदिवासी लोग होते हैं किसी एक भूभाग के जो घास है उसको जला देते हैं और प्राप्त भाग पर वहाँ पर खेती करते हैं अनाज डाल करके। और जब एक फसल काट लेते हैं तो उस भाग को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और आगे वह इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं और इसको क्या कहते हैं, झूम खेती या स्थानांतरित खेती। तो कैसे इसने वन प्रबंधन को प्रभावित किया। सरकार ने घुमंतू खेती पर रोक लगाने का फैसला किया, तो इसके परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों को जंगलों में उनके घरों से जबरन विस्थापित कर दिया गया। कुछ को अपना पेशा बदलना पड़ा तो कुछ ने छोटे बड़े विद्रोहों के जरिए प्रतिरोध किया। घुमंतू और चरवाहा समुदायों को भी वन प्रबंधन ने निम्न प्रकार से प्रभावित किया। वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों को मुश्किलें बढ़ गईं। इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंदमूल फल इकट्ठा करना आदि रोज़मर्रा की गतिविधियां गैर कानूनी बन गई। तो यह इस पर जो है रोक लगा दी गई जो ये पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते थे। उसके बाद है, अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ नियम कानून लागू किए। पकड़े जाने की स्थिति में वे वन संरक्षकों की दया पर होते जो उनसे घूस ऐंठते थे। जलावनी लकड़ी एकत्र करने वाली औरतें विशेष तौर से परेशान रहने लगी, क्योंकि जो घर पे खाना बनता था उसका आधार भी लकड़ी ही थी। तो उसे जो महिलाएं थी वे विशेष रूप से प्रभावित हुई, क्योंकि उन्हें परिवार का भोजन तैयार करना होता था। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिशें लगा दी गई। इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी के कोरावा, कराचा व योरुस्कुला जैसे अनेक चरवाहे और घुमंतू समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे। ये जो नियम लगाए गए वन प्रबंधन के लिए, तो इससे बहुत से समुदाय प्रभावित हुए, जिनकी रोजी रोटी छिन गए, जिनके व्यवसाय छिन गए। तो इससे यह समुदाय बहुत प्रभावित हुआ। लकड़ी और वन उत्पादों का व्यापार करने वाली कंपनियों को निम्न प्रकार से प्रभावित किया। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की इजाज़त सौंप दी। कहीं कहीं मिसप्रिंट भी है, देखिए। वन उत्पादों पर पूरी तरह सरकारी नियंत्रण हो गया, या गवर्नमेंट के जहाँ पर जितना सरकार का नियंत्रण था, बिना सरकार की परमिशन के वन उत्पादों का उपयोग नहीं कर सकते थे। पूरी तरह से गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया। फिर इनमें से कुछ को अपराधी कबीले कहे जाने लगे और ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियों, खदानों, बागानों में काम करने को मजबूर हो गए। बागान मालिकों को निम्न प्रकार से प्रभावित किया। जो बागान के मालिक थे, यूरोप में चाय, कॉफ़ी, रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने
और इनके लिए भी प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उन्हें उनके विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को इन्होंने सौंप दिया। इन इलाकों की बाड़ाबंदी करके जंगलों को साफ कर दिया और चाय कॉफ़ी के बागान लगे। शिकार खेलने वाले राजाओं और अंग्रेज अफसरों को कैसे प्रभावित किया, तो इसमें देखिए, शिकार करते हुए पकड़े जाने वाले अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा। औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ा कि कई प्रजातियां लुप्त हो गई। यानी शिकार करते समय ये नहीं देखते थे कि यह प्रजाति कैसी है, इसको हमें बचाना है, सुरक्षित रखना, कोई मतलब नहीं था। ये अपने आनंद के लिए बहुत सारी प्रजातियों को शिकार के माध्यम से लुप्त कर देते थे। तो इस पर भी एक कानून आया और यह जो प्रक्रिया थी यह रुकी और प्रजातियों का जो है सुरक्षा और संरक्षण किया गया। हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा। अनेक मुगल कलाकृतियों में शहजादों और सम्राटों को शिकार का मज़ा लेते हुए दिखाया गया। आप सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में शिकार करना नवाबों का बहुत बड़ा शौक़ था। वे निकल जाते थे शिकार के लिए और उन्हें यह नहीं पता होता था जिस शिकार को मार रहे हैं वह वन्य समाज या प्राकृतिक जो पारिस्थितिक तंत्र है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके नष्ट होने से, इसको मारने से क्या प्रभाव होगा, इससे अनजान रहते थे वे लोग। तो बहुत ही बुरी प्रथा थी। वन कानूनों ने लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित किया। वहीं बड़े जानवरों का आखेट एक खेल बन गया। उसके बाद है बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानताएं हैं। बस्तर और जावा के औपनिवेशिक जो समानताएं थी उसमें पहला है, बस्तर में अंग्रेज़ों ने, जावा में, देखिए बस्तर में क्या था, अंग्रेज़ों ने, और जावा में डचों ने वनों को आरक्षित किया और बिना इजाज़त वन संपदा का उपयोग, प्रवेश जो था वह वर्जित कर दिया। अंग्रेज़ों की तरह ही डच उपनिवेशक ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों की जंगल तक पहुंच पर बंदिशें थोप दी। यानी बिना आज्ञा के आप वनों में कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बस्तर के जो गांव थे इनको आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त करेंगे, जंगल को आग से बचाएंगे। जबकि जो जावा था, जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, जावा में डचों ने कुछ गांवों को इस शर्त पर इससे मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंसें उपलब्ध कराने का काम मुफ्त किया करेंगे। और इसके अलावा भारत में बस्तर की ही तरह जावा में भी जहाज़ और रेल लाइनों के निर्माण में अपने उद्देश्य के लिए औपनिवेशिक सरकार ने वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू किया। इस प्रकार से देखिए यह वनों को बचाने के लिए बहुत सी मुहिम चलाई गई। 1880 से 1920 के बीच, ये देखिए 1880 और 1920 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप यानी सब कॉन्टिनेंट, हमारा जो कंट्री है, यहाँ के वनाच्छादित पेड़ों से आच्छादित क्षेत्र में 97 लाख हेक्टेयर की गिरावट आई। ठीक है, पहले 10.86 करोड़ हेक्टेयर से घटकर यह रह गई 9.89 करोड़ हेक्टेयर। इस गिरावट के कारण क्या थे? पहला रेलवे, फिर था जहाज़ निर्माण करना, यह सब पेड़ पौधों के बिना नहीं संभव था। कृषि का विस्तार किया गया, व्यावसायिक खेती की गई, चाय कॉफ़ी के बागान बढ़ाए गए और आदिवासी और किसान, ये जितने भी पॉइंट बताए गए इन सभी की वजह से हमारा जो वन क्षेत्रफल था यह कम हुआ। वनों के अधीन क्षेत्र कम होने में जो उपरोक्त कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। रेलवे ने किस प्रकार से प्रभावित किया इनको ऊपर बताया जा चुका है और ये कृषि विस्तार भी आपको बताया गया, चाय कॉफ़ी के बागान भी आपको ऊपर बता दिया गया है। अब जो रह गया है, युद्ध से जंगल कैसे प्रभावित हुए। ये जो युद्ध हुए विभिन्न देशों के बीच में विभिन्न कारणों से, तो इनसे जंगल को कैसे ये इन्होंने प्रभावित किया। तो देखिए युद्ध से जंगल प्रभावित होते हैं। जैसे प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 तक चला। अब देखिए ये जो मिस प्रिंट है 28 तक बिल्कुल नहीं है,
आप इसको 1914 से 1918 तक, तथा द्वितीय विश्व युद्ध ने वनों पर बड़ा भारी प्रभाव डाला। भारत में जो भी लोग पौधों पर काम कर रहे थे उन्हें काम छोड़ना पड़ा। अनेक आदिवासियों ने, किसानों ने एवं अन्य उपभोगकर्ताओं ने युद्ध और लड़ाइयों के लिए जंगलों में कृषि के विस्तार के लिए प्रयोग किया। युद्ध के बाद इंडोनेशिया के लोगों ने वनों एवं उससे जुड़ी भूमि को पुनः वापस पाना बड़ा कठिन था। जावा में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों के हाथों में वनों की संपदा को बढ़ाने के लिए जावा स्थित साम्राज्य के वनों में जो डच थे, डच भाषी थे, डच भाषा है, तो इन्होंने स्वयं वनों में आग लगा दी। भारत में तमाम चालू जो कार्य योजनाएँ थी इनको स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेज़ों की जरूरी जो ज़रूरतें थी इनको पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने स्वार्थवश इन्होंने पेड़ों का बेतहाशा उपयोग किया, बिना किसी सोचे समझे कि इससे पेड़ पौधों को क्या नुकसान होगा, कैसे हमारा पारिस्थितिक तंत्र संतुलित रहेगा, कोई मतलब नहीं, इन्होंने अपने स्वार्थवश पेड़ पौधों का नुकसान किया। उसके बाद कुछ प्रश्न हैं जो ऊपर आपको ये कराए जा चुके हैं, इनको नहीं कराना है। ये यहाँ से देखते हैं वन विनाश क्या है। तो वन विनाश का तात्पर्य है वनों की अंधाधुंध कटाई, यह है वन विनाश। उसके बाद औपनिवेशिक काल में वन विनाश के कारणों का वर्णन कीजिए। तो औपनिवेशिक काल में वनों का विनाश क्यों किया गया? बढ़ती जनसंख्या के कारण, रेल विस्तार के कारण और अंग्रेज़ों के द्वारा चाय, रबड़, कॉफ़ी के बागानों के निर्माण के कारण पेड़ पौधे कम हुए। रेल मार्ग के विस्तार से पेड़ों की कटाई हुई और इंग्लैंड में ओक के पेड़ों के लुप्त होना। व्यावसायिक फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए या फिर कृषि के विस्तार के लिए पेड़ों की कटाई की गई। इस प्रकार से ये जो 6 कारण आपको बताए गए हैं, ये सभी कारण पेड़ पौधों के क्षेत्रफल को कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तरदायी थे। स्लीपर क्या है और इसके क्या कार्य हैं? जो आपने ऊपर सुना है कि रेलवे में स्लीपर के लिए पेड़ पौधों को काटा गया है, तो स्लीपर से तात्पर्य क्या है? आप देखते हैं रेल की पटरी के ऊपर आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोके रखते हैं। रेल लाइनों के बीच में आपने देखा होगा कि जो लकड़ी के पटरे होते हैं ये हैं स्लीपर। उनका काम है पटरियों के बीच आकर्षण के बल को बनाए रखना या बैलेंस को बनाए रखना। फिर है पहला वन महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो पहला वन महानिदेशक डायट्रिच बैंडिस नामक विशेषज्ञ को नियुक्त किया गया था। भारतीय वन सेवा की स्थापना किसने और कब की? 1864 में ब्रैंडिस ने भारतीय वन सेवा की स्थापना की। इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो ये हुई थी 1906 में देहरादून में, और ये इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। तो ये था बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इतिहास का, लेसन वन समाज एवं उपनिवेशवाद। आशा है आपको इसके महत्वपूर्ण बिंदु समझ में आए होंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। मिलते हैं अगले लेसन के वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू, टेक केयर।